So, hello everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 4, New Beginning, Cities and States. नई शुरुआत शहरों और राज्यों की। तो नीचे हमको एक कोटेशन दी गई है कौटिल्य जी के द्वारा, तो उसे रीड करते हैं। द किंगडम shall be protected by fortifying the capital and the town at the frontier. फोर्टिफाइंग मतलब मजबूत बनना और फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर, बॉर्डर वाले जो इलाके होते हैं। राज्य की रक्षा करने के लिए राजधानी और जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उनको बहुत मजबूत बनना चाहिए। द लैंड शुड नॉट ओनली बी कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग द पॉपुलेशन बट ऑल्सो आउटसाइडर इन द टाइम ऑफ कैलामिटीज। मतलब इसका मतलब ये है, जो वहाँ का लैंड हो उसके पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो कि वो अपनी पॉपुलेशन को भी संभाल सके, सस्टेन कर सके और जो आउटसाइडर है उनको भी संभाल सके। जब कोई आपदा आए, जब कोई कैलामिटीज आए, जैसे अर्थक्वेक आया, फ्लड आया या साइक्लोन आ गया, इट शुड बी ब्यूटीफुल, बीइंग एंडोड विद कल्टीवेबल लैंड, माइंस, टिम्बर फॉरेस्ट, एलिफेंट फॉरेस्ट एंड गुड पैस्चर रिच इन कैटल, है ना। और क्या बोलते हैं, वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, लैंड ब्यूटीफुल होना चाहिए और लैंड ऐसा होना चाहिए कि खेती करने लायक हो, उसके पास खूब सारी ज़मीन अवेलेबल हो, है ना, खेती करने के लिए। माइंस होने चाहिए, टिम्बर फॉरेस्ट होना चाहिए, एलिफेंट फॉरेस्ट होना चाहिए और बहुत सारे कैटल होने चाहिए और उनको चराने वाली जगह भी होनी चाहिए। इट शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर वाटर, और पानी सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव गुड रोड्स एंड वाटरवेज, अच्छी सड़कें भी अवेलेबल होनी चाहिए और जो नदी है ना, उससे भी रास्ता होना चाहिए। इट शुड हैव अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी विद अ वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज, और इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए। वहाँ तरह तरह की चीजें बनने और मिलने वाली हों, है ना, ताकि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था हो वो अच्छी रहे। द बिग क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम आगे रीड करेंगे कि सेकंड अर्बनाइजेशन कैसे हुआ और वो क्या था। वाई वर द जनपद्स एंड महाजनपद्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडिया अर्ली हिस्ट्री, है ना। और जनपद और महाजनपद की क्या इम्पोर्टेंस थी, है ना, अर्ली हिस्ट्री में। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिड दे इवॉल्व, और उस टाइम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम कैसे था उस टाइम, वहाँ के जो राजा थे वो राज्य को कैसे संभालते थे, उस सब के बारे में आगे रीड करेंगे। Let us recall that in the early second millennium BCE, means before Common Era, that is over a few centuries after 2000 BCE, the Indus Harappan Sindhu Saraswati civilization, which we called India's first urbanization, disintegrated. इसका मतलब ये है कि 2000 BCE के बाद जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन थी, जो इंडिया की फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी, वो क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म होने लग गई थी। सम ऑफ इट्स सिटीज वर अबैंडन्ड and in others some people continued living there but reverting to a rural or village lifestyle. They had to, since all components of Harappan urban order had disappeared, elaborate structures both private and public. कुछ शहर वहाँ के जो थे वो खाली होने लग गए थे, कुछ में लोग रह रहे थे, लेकिन अब वो किसकी तरह जी रहे थे, गांव के लाइफस्टाइल की तरह, है ना। क्योंकि वो ऐसे क्यों जी रहे थे, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सारी चीज थी वो खत्म हो चुकी थी और जो बड़े बड़े घर और इमारत थी वो भी गायब हो चुकी थी। क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड बिजी मार्केट्स, डिफरेंट कम्युनिटीज विद स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, मेटल स्मिथ्स, पॉटर्स, बिल्डर्स, वीवर्स, crafts people and so on, a writing system, a sanitation system, the presence of an admiration, and behind it all a larger state structure with ruling class at the head. उन्हें ऐसे इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सारी सिविल सुविधाएं थी वो खत्म हो रही थी। जैसे बड़े घर की इमारत भी खत्म होने लग गई थी, है ना, बड़े घर और इमारत, भीड़ भाड़ वाली गलियां और बाजार, और जो अलग अलग काम करने वाले
लोग थे वो भी खत्म होते जा रहे थे, लिखने की भाषा भी खत्म होते जा रही थी, सफाई की जो व्यवस्था थी, है ना? और उस और प्रशासन और उसके पीछे एक बड़ा राज है जिसमें राजा सबसे ऊपर होता था, वो भी धीरे-धीरे क्या हो रहा था? खत्म होते जा रहा था। एंड फॉर अ होल मिलेनियम urban life remained absent from India, though there may have been a few towns here and there in North India. लगभग 1000 साल तक भारत में कोई बड़े शहर नहीं थे, है ना? और बस नॉर्थ इंडिया में कुछ छोटे-छोटे शहर हो सकते थे। Indeed, there were important regional cultures which we need not study here. कुछ जगहों के अपने-अपने रीजनल कल्चर्स हैं, लेकिन हमें उन्हें अभी नहीं पढ़ना है। Then, in the first millennium BCE, before Common Era, a vibrant new phase of urbanization began in Ganga Plains, parts of the Indus Basin, and neighboring regions, gradually spreading to other parts of subcontinent. है ना? फिर जब 1 BCE जब आया, वहाँ पर फिर से अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गई। कहाँ पे? गंगा प्लेन्स के पास और इंडस प्लेन के पास, ठीक है? और फिर गंगा और इंडस का जो पार्ट्स थे, है ना? वहाँ पर बहुत सारे गाँव और शहर बसने लग गए और फिर धीरे-धीरे ये शहर भारत के और हिस्सों में भी फैल गए। How do we know this? Mainly from two sources. First, archaeological evacuation that has confirmed the existence of those ancient urban centers, and second, ancient literature describing them. Late Vedic, Buddhist, and Jain literatures are full of reference to these new urban centers. हमें यह बात दो तरीकों से पता चली है। पहली, जब हमने खुदाई की या सर्वे करा तब पता चला कि यहाँ पर पहले शहर हुआ करते थे। और सेकंड, जो एंशिएंट लिटरेचर है, जैसे वैदिक टेक्स्ट हो गई, हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गई और जैन लिटरेचर हो गया, इसमें बहुत सारे रेफरेंस दिए गए हैं अर्बन सेंटर्स के बारे में। दिस न्यू फेज इज ऑफ्टन कॉल्ड इंडियाज सेकेंड अर्बनाइजेशन, विच इंसिडेंटली हैज कंटिन्यूड राइट अप टू डे। लेट अस सी हाउ दिस फेज इमर्ज्ड, है ना? और इसी फेज को क्या बोला जाता है? इंडियाज़ सेकंड अर्बनाइजेशन, जो आज तक चल रहा है ना? और लेट अस सी हाउ दिस फेज इमर्ज। अब हम जानते हैं ये कैसे शुरू हुआ। जनपद्स एंड महाजनपद्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकंड मिलेनियम BCE, रीजनल cultures gradually reorganized themselves in North India as people formed clans or groups, probably sharing a common language and common customs. Each clan came to be associated with a territory or janpad, lead by a raja or a ruler. ठीक है? जब सेकेंड मिलेनियम का एंड हुआ तो क्या हुआ? वहां पे लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बना के कहाँ रहने लग गए? नॉर्थ इंडिया में रहने लग गए। ठीक है? जो हर ग्रुप था, हर समूह था, वो एक जैसी भाषा और रीति-रिवाज अपनाते थे, ठीक है? ऐसे ही हर समूह को जो ऐसे ही जो ग्रुप हैं, उनका क्या हुआ? अपना-अपना इलाका बनता गया और उन्हें क्या बोला गया? जनपद बोला गया और हर जनपद को कौन लीड करता था? एक रूलर, एक राजा रूल करता था, ठीक है? हर जनपद का एक राजा हुआ करता था। The Janpads grew as trade network expanded and connected them. By the 8th or 7th century BCE, some of those early states had merged together. The resulting bigger units we know as Mahajanpads. जब व्यापार बढ़ा और जनपद एक दूसरे से जुड़ने लगे, है ना? तो वो धीरे-धीरे क्या हुए? बड़े हो गए और 8 और 7th सेंचुरी BCE के बाद कुछ जनपद आपस में मिल गए और फिर क्या वो बड़े हो गए और उन्हीं बड़े जनपदों को क्या बोला जाता है? महाजनपद। Although the texts have different list of them, the more frequent list gives the name of 16 Mahajanpads extending from the Gandhara in the northwest to Anga in the east and to Ashmaka in central India, close to the Godavari river.
There may have been a few more along with some smaller जनपथ्स continuing independently. ठीक है? पुरानी टेक्स्ट में मतलब पुराने ग्रंथों में महाजनपदों की अलग-अलग लिस्ट है, पर ज़्यादातर कौन जाना जाता है? कितने जाने जाते हैं? 16 16 महाजनपदों के नाम आते हैं। ये गंधारा इन द नॉर्थ वेस्ट, टू अंगा इन द ईस्ट एंड टू अशमका इन द सेंट्रल इंडिया, ये यहाँ तक क्या है फैले हुए हैं। और कुछ छोटे जनपद भी थे जो अपने आप अब चल रहे थे। Think about it. Notice how many of the Mahajanpadas are concentrated in the Ganga plains. There are several possible reasons for this, including the growth of agriculture in the fertile Ganga plains, the availability of iron ore in the mountains and hills, and the formation of new trade networks. तो इसमें बोला गया है कि नोटिस करिए कि क्या ये रीज़न रहा होगा कि ज़्यादातर महाजनपद गंगा में के मैदान में थे। इसके कई कारण थे, जैसे वहाँ अच्छी खेती होने लगी, पहाड़ों में लोहा मिलने लगा और नए व्यापार के रास्ते बनने लगे। The most powerful of these new states were Magad, Kaushala, Vasta and Avanti. Looking at the map, can you identify their capitals also? How many can you match with Indian cities of today? तो चलिए जानते हैं ये जो नए राज्य थे, ये सबसे ताकतवर थे। मगध, कौशल, वस्ता एंड अवंती, है ना? मैप में देखकर आप इनकी कैपिटल्स जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और इनमें से कौन-कौन से आज के भारत के शहरों से मिलते हैं, है ना? Compare this map with the map of regions mentioned in the Mahabharata and list the name common to both maps. What do you think this implies? अब महाभारत वाले नक्शे से इस नक्शे की तुलना कीजिए और देखिए कौन-कौन से नाम दोनों में मैच करते हैं, है ना? आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब हो सकता है? तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही करिए। द मैप shows the Mahajanpad's capital. Most were fairly large, well-fortified cities with a moat running outside the fortification as further defense. है ना? मैप में महाजनपदों की कैपिटल दिखाई गई है। ये शहर बड़े और मजबूत होते थे। इनके चारों ओर की दीवार और उसके बाहर क्या होती थी? खाई होती थी ताकि दुश्मनों से क्या हो? बचाव हो सके। Often the gateways through the rampart walls would be deliberately kept narrow, so guards may control the movement of people and goods entering or leaving the city. It is fascinating to note that most of those ancient capitals continue to be living cities today, modern cities that are often 25 years old. जो पुराने शहरों के जो दरवाजे थे ना पहले वो छोटे बनाए जाते थे ताकि जो गार्ड है वहाँ के वो आने जाने वाले लोगों को आसानी से रोक सके, है ना? यह जानकर आपको बहुत मजा आएगा कि जो पुराने राजा महाराजों के जो कई शहर है वो आज भी बसे हुए हैं। आज के कुछ शहर 2500 साल पुराने हैं। Early democratic tradition. Each janpad had an assembly or council called Sabha or Samiti where matters concerning the clan would be discussed. We may assume that the most of the members were elders in the clan. The Raja was not expected to rule independently or arbitrarily. हर जनपद में सभा या समिति होती थी जो अपने ग्रुप्स के मैटर वो डिस्कस करते थे वहाँ पे, ठीक है? और उसमें से ज़्यादातर वहाँ पे जो मेंबर्स थे वो कौन थे? एल्डर्स थे और जो राजा था ना वो अकेले फैसला नहीं ले सकता था। अ गुड रूलर वाज सपोज्ड टू टेक द एडवाइस फ्रॉम दोज असेंबलीज अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। Indeed, according to some text, an incompetent ruler could be removed by the assembly. है ना? जो एक अच्छा रूलर होगा वो सभी की सलाह भी लेता था,
है ना? और कुछ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो इनकम्पिटेंट रूलर होगा वो भी रिमूव हो सकता है असेंबली के द्वारा। जो इनकैपेबल रूलर होगा, है ना? वो भी असेंबली के द्वारा रिमूव हो सकता है। Of course, while such mentions are significant, it does not mean that this was an established law. Let us remember that the data we have for such remote period is incomplete. ऐसा ज़िक्र करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो कानून था, है ना? जो वो लॉ था, वो बिल्कुल पक्का था। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो इतने पुराने समय की हम जो ये बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, ये इनकम्प्लीट है। हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। In their political system, the Mahajanpads expanded the basic principles of Janpads. Some were in effect monarchies in the sense that the Raja was the ultimate authority supported by ministers and an assembly of elders. महाजनपदों ने क्या करा? जनपद के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उसको अपनाया और कुछ जगह में ऐसे था कि जो राजा था वो सबसे बड़ा था, है ना? और जो वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे और जो एल्डर्स थे वो क्या करते थे? उसकी हेल्प करते थे, उसकी मदद करते थे। लेकिन जो ऐसे राजतंत्र था वो ज़्यादा सरदार नहीं था। His position was hereditary in the sense that a raja would usually be the son of the previous one. जो राजा की पोजीशन थी वो जनरेशन टू जनरेशन चलती है। जैसे अब जो प्रेजेंट राजा को जो उसका बेटा होगा वो नेक्स्ट राजा बनेगा। द किंग would collect tax or revenue, maintain law and order, get impressive fortification built around their capital, and maintain an army to defend the territory or wage war with neighboring ones as the case may be. जो वो राजा तो वो क्या करता था? वह टैक्स लेता था, कानून व्यवस्था बनाए रखता था और क्या करता था? वो राजधानी के चारों ओर किले बनवाता था ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपने राज्य की रक्षा कर सके और पड़ोसी राज्यों से भी युद्ध कर सके। मगधा located in part of today Bihar, Kosla in part of today's Uttar Pradesh and Avanti in part of today's Madhya Pradesh were among the most powerful such states. मगधा वो कहाँ पे है? बिहार में। और कोसला उत्तर प्रदेश में और अवंती है मध्य प्रदेश में। ये सबसे ताकतवर राज्यों में शामिल थे। At least two Mahajanpadas, Vijji or Virji, and the neighboring Malla had a different system. The Sabha or Samiti had more power and took important decision through discussion and if necessary through vote. वहाँ की जो सभा थी और वो जो समिति थी उनके पास क्या थी? ज़्यादा ताकत थी और जरूरी होने पे वे चर्चा और वोटिंग से फैसले लेते थे। Surprisingly, this included the selection of the Raja. This means that the Mahajanpadas, which were called Ganas and Sanghas, were not monarchies. Their functioning might be called democratic since members of the assembly were the ones to select the ruler and take major decision. यह हैरानी की बात थी कि इसमें जो राजा था, राजा भी शामिल था। इसका मतलब ये है कि जो महाजनपद गनाज और संगाज हैं, है ना? वो स्वतंत्र नहीं थे। वहाँ पे फैसले कौन लेता? परिवार के लोग मिलके लेते थे और राजा को भी वही लोग चुनते थे। In fact, scholars have often called them early republics as they are indeed one of the earliest such system in the world. और जो कुछ स्कॉलर्स थे वो उनको अर्ली रिपब्लिक्स बोलते थे क्योंकि ये दुनिया की सबसे पुरानी व्यवस्थाओं में से एक थी। More innovation, the age of Janpads and Mahajanpads was an age of profound change, which would impact Indian civilization until present time. जब जनपद और महाजनपद का जब समय था उस टाइम क्या हुआ? बहुत चेंजेस आए, बहुत बदलाव आए, है ना? और जिसका असर अभी भी आज तक प्रेजेंट टाइम तक इंडियन सिविलाइजेशन में है। In the chapter Indian Cultural Roots in grade 6, we saw the emergence of several new schools
of thought, late Vedic, Buddhist, Jain in a particular, and their respective literatures. जब हमने ग्रेड 6 में इंडियन कल्चरल रूट्स वाले चैप्टर में पढ़ा, तो हमने न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो नए-नए विचार जो हमारे डेवलप्ड हो रहे हैं, उनके बारे में पढ़ा। लेटर वैदिक में कैसा था, बुद्धिस्ट में कैसा था, जैन में कैसा था, है ना? हमने इन सब के बारे में पढ़ा था और इन्हीं सभी में जो अलग-अलग लिटरेचर लिखी गई है, उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। Those schools disseminated their teaching and literature through scholars, monks, and nuns traveling across India or people undertaking pilgrimages. Indian art or also underwent a renewal. It will blossom in the age of empires. ठीक है, जो इन लोगों के विचार थे उनको पूरी तरह से भारत में किसने फैलाया? स्कॉलर्स ने, मॉन्क्स ने, है ना? और तीर्थयात्रियों ने, है ना? जो ट्रैवलिंग जो ये पिलग्रिमेज थे, है ना? और जो ये भारतीय कला थी उसमें भी बहुत चेंजेस आए, इंडियन आर्ट में भी बहुत चेंजेस आए और यह साम्राज्यों के समय में और निखरेगी। डज़ नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजीज़। लेट अस रिमेंबर that the Harappan civilization mastered copper and bronze metallurgy. Now, in this second urbanization, a major shift in technologies involved iron metallurgy. शहर तब बनते हैं जब टेक्नोलॉजी होती है। हमने देखा जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे ये ब्रॉन्ज और कॉपर का यूज करके मेटल बनाने लग गए और सेकंड अर्बनाइजेशन में न्यू टेक्नोलॉजी आई जिसमें आयरन का यूज स्टार्ट हुआ। In several regions of India, the techniques of extracting and shaping iron were actually perfected from the early second millennium BCE, but it took a few centuries for iron to become a part of daily life. Second मिलेनियम बीसी के अराउंड ही जो ये टेक्निक है कि आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसको कैसे-कैसे शेप देनी है, इन चीज़ों में परफेक्टनेस आ गई। कब आई? सेकंड मिलेनियम बीसीई में, है ना? इतना ज़्यादा आयरन का यूज़ नहीं होता था, कुछ और सेंचुरीज़ लगी तब उसके बाद क्या हुआ आयरन का यूज़ होने लग गया। By the late second millennium BCE, iron tools had become widespread, है ना? सेकेंड मिलेनियम बीसी के एंड में क्या हुआ आयरन टूल्स क्या हुए थे फैल चुके थे facilitating agriculture on a bigger scale. Iron also made better weapons than bronze, lighter and sharper swords, spears, arrows, shields, etc. है ना? फिर क्या होता था एग्रीकल्चर में भी आयरन का यूज होता था और आयरन वेपन्स भी अच्छे बनाने लग गया था ब्रॉन्ज से अच्छे वेपन कौन बनाता था? आयरन बनाता था, है ना? और वो क्या थे? बहुत लाइटर थे और शार्पर थे, है ना? क्या-क्या थे? वो स्वॉर्ड, स्पीयर्स, एरो, शील्ड एक्सेट्रा ये सब बनाने लग गया था। एज़ इट हैपेंस देयर इज़ सम एविडेंस ऑफ वॉरफेयर बिटवीन नेबरिंग महाजनपद्स। हाउ फ्रीक्वेंट और हाउ इंटेंस इट वाज़ of course is impossible to tell such military campaign but occasionally alliance to gave rise to new kingdoms and empires which we will turn to later in our journey. ये जो अलग-अलग महाजनपद से इनके बीच में कभी-कभी वॉर भी होता था बट ऐसा नहीं कि सारे जनपद लड़ते रहते थे बट कभी-कभी क्या करते थे अलाइन अलाइन कर देते थे मतलब मिलजुल कर रहते थे है ना और ये लोग अगर एक साथ मिलजुल के रहेंगे तो क्या हो गया इनकी पावर बढ़ जाया करती थी और न्यू किंगडम और एम्पायर के फॉर्म में डेवलप हो जाती थी। Another innovation was the first use of coin in India, made necessary by growing trade. Very soon, coins were exchanged across different regions and even with other parts of the world. एक और बदलाव था भारत में क्या हुआ पहली बार किसका यूज करा करा गया कॉइन्स का यूज करा गया है ना और जो बढ़ते व्यापार की वजह से हुआ है ना ग्रोइंग ट्रेड की वजह से हुआ और जल्दी ही
ये जो सिक्के थे ये अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में और डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में क्या हुआ चलने लगे। द फर्स्ट इंडियन कॉइन्स वर मेड ऑफ silver, a soft metal into which symbols could be punched. They are called punch marked coins. Later coins of copper, gold, and other metals were also made. Generally, Amar Janpas issued its own coin, but coins from neighboring regions were used as well as exchanged in trade. भारत में जो पहले सिक्के थे वो किसके बने थे? चांदी के बने थे, ठीक है? जो क्या है? नर्म धातु है ना? उस पर क्या करते हैं निशान ठोकर बना जाते थे वो कॉइन्स इसीलिए उनको पंचमांक कॉइन्स कहा जाता है। बाद में कॉपर के, सोने के और अदर मेटल्स के भी सिक्के बनने लगे। फिर क्या हुआ हर महाजनपद है ना अपने-अपने क्या करने लग गए सिक्के बनाने लग गया। लेकिन क्या हुआ फिर दूसरे जो नेबरिंग रीजन्स हैं वहाँ पे भी सिक्के का इस्तेमाल होते थे और कहाँ पे होते थे सिक्के का इस्तेमाल ट्रेड में, है ना? ट्रेड में भी एक्सचेंज करते थे वो कॉइन्स। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 4 इज़ कंप्लीटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।